हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। आप इसका भी भरपूर प्रयोग कर रहे होंगे, इसका लाभ उठा रहे होंगे अपने इस कंपटीशन की तैयारी में। जो भी आप जिस भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस 5 to 8 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मतलब मिनिमम है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम कर रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चर पॉलिसी कर रहे थे। उसी में आप 2-3 सब हेडिंग्स, सब टॉपिक्स और बचे हैं, उसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आज ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड आज का सेशन। तो पहला टॉपिक इसमें आज जो हम ले रहे हैं वो है ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स। क्या क्या ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स हुए, यानी कि एक तरह से मानवता जो उस समय भी बची ही रही होगी, बिना मानवता के तो ये जीवन पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या क्या मेजर्स थे वो जानते हैं। ऑफिशियल British efforts at reforming Indian society of its abuses were, on the whole, very meager and therefore bore little fruit. यानी बता रहे हैं कि थोड़े थोड़े ही मेजर्स लिए गए लेकिन लिए जा रहे थे। देयर बिगेस्ट अचीवमेंट वॉज द outlawing of the practice of सती in 1829। सबको पता है 1829 में सती को एक तरह से बंद कर दिया गया था। when the William Bentinck made it a crime to associate in any way with the burning of a widow on her husband pyre। यानी कि पायरे भी पढ़ते हैं, पायर जो भी आप समझ लीजिए। तो पहले सती में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी वीमेन का अगर हस्बैंड उसकी डेथ हो जाती थी तो उसको उसी के साथ जलाया जाता था, जिसे हम सती कहते थे। बहुत ढोल नगाड़े, बहुत ही उसका एक तरह से उसको बहुत ही उसका महिमा मंडन करके एक तरह से उनको एक तरह से बहुत ज़्यादा मजबूर किया जाता था। फोर्सफुली वो चीज़ें की जाती थी। कोई अपने मन से तो अपना शरीर त्यागेगा नहीं। जो जिसकी मृत्यु हो गई है तो वो तो हो गई है, अब आप जिंदा शरीर को भी मार रहे हैं। तो इसीलिए विलियम बेंटिक ने इसको क्राइम माना और इस पर रोक लगा दी थी। ठीक है, 1829 इज़ द ईयर, नोट कर लीजिए। ठीक है। Earlier, the British rulers had been apathetic and afraid of arousing the anger of orthodox Indians. It was only after Ram Mohan Roy and other enlightened Indians and missionaries agitated persistently for the abolition of this monstrous custom that the government agreed to take this humanitarian step। देखिए ये बहुत ही अमानवीय था, तो गवर्नमेंट एक तरह से मजबूर हो गई और विलियम बेंटिक ने तो रोक लगाई दी थी। उसके अलावा जो हमारे देश में जो रिफॉर्मर्स पैदा हुए, जैसे कि राम मोहन रॉय थे, उन्होंने भी इसका पुरजोर यानी सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया था। ठीक है। Many Indian rulers in the past, including Akbar and Aurangzeb, the Peshwas and Jai Singh of the Jaipur, had made unsuccessful attempts to suppress this evil practice। इसके पहले भी जैसे अकबर ने, ठीक है, औरंगजेब ने, पेशवाज ने और जय सिंह ऑफ जयपुर ने भी इस सती प्रथा पर रोकथाम लगाने का एक तरह से असफल प्रयास किया था। मतलब प्रयास जरूर किया था लेकिन वो असफल रहा था। ठीक है। In any case, Bentinck deserves praise for having acted resolutely। मतलब उसने बेंटिंग ने क्या किया ना, बहुत ही एक तरह से रेजोल्यूशन टाइप का ले लिया था, मतलब प्रण ले लिया था कि इसको बंद करवाना है। ठीक है। तो ये फिर प्रैक्टिस बंद हो गई थी। ठीक है। विच हैड टेकन अ टॉल ऑफ 800 लाइव्स इन बंगाल। जिसकी इस सती प्रथा की वजह से 800 लाइव्स जा चुकी थी। अलोन इन बिटवीन 1815 से लेकर के 1818 तक क्या हुआ था, बंगाल में कम से कम 800 जाने जा चुकी थी। ठीक है। आगे देखिए, इन 3 सालों में ही। ठीक है। एंड फॉर रिफ्यूजिंग टू बो बिफोर द पोजिशन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स सपोर्टर्स ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती। बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स थे जिनको जो इस सती प्रथा को एक तरह से क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, वही ये सब करा रहे थे एक तरह से। फीमेल इन्फेंटिसाइड देखिए, मतलब फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब जो बच्चियाँ पैदा होती थी उनकी हत्या कर देते थे। ठीक है। और द प्रैक्टिस ऑफ की फीमेल चिल्ड्रन, किलिंग ऑफ द फीमेल चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, मतलब बर्थ के समय ही उनकी हत्या कर दी जाती थी। हैड प्रिवेल्ड अमंग सम ऑफ द राजपूत क्लान्स एंड अदर कास्ट बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ यंग मैन who died in large numbers in warfare and because of difficulties of earning a livelihood in unfertile areas and in parts of western and certain central India because of prevalence of the evil custom of dowry in a virulent form। यानी सबको पता है जो लड़की पैदा होती थी तो स्पेशली जो राजपूत क्लैन था, समूह था,
उसमें ये था कि अगर पता चल जाता था कि लड़की होने से उसकी हत्या कर देते थे। वो ये समझते थे कि एक तरह से ये भार है, ये बड़ी होगी, हमें दहेज देना पड़ेगा, हमें किसी के दूसरे के घर जाना पड़ेगा और हमें उनके सामने झुकना पड़ेगा। तो इस तरह वो उसको अपमान समझते थे। ये वो इतनी बुद्धि नहीं लगा पा रहे थे कि जब स्त्री ही नहीं होगी, जब फीमेल चाइल्ड ही नहीं पैदा आप करेंगे, तो फिर आगे वंश या बाकी और चीज़ें कैसे होंगी। इतनी अक्ल ही नहीं थी उनको। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे बेकार बेकार कस्टम्स थे। रेगुलेशंस प्रोहिबिटिंग इन्फेंटिसाइड हैड बीन पास्ड इन 1795 एंड 1802। फिर बहुत सारे रेगुलेशंस पास किए गए। ईयर है 1795 से लेकर 1802 के बीच में, बट दे वर स्टर्नली इन्फोर्स्ड ओनली बाय द बेंटिक एंड हार्डिंग। ये दो ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने एक तरह से देश का कल्याण भी किया। बेंटिक और हार्डिंग उसमें प्रमुखता इनके नाम लिए जाते हैं। इन 1856 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड एन एक्ट इनेबलिंग हिंदू विडोज टू रीमैरी। फिर देखिए इसमें विडो रीमैरिज एक्ट ला रहे हैं। ठीक है, 1856 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्ट पास कर दिया, जिसमें क्या था कि अब जब विडोज़ हो चुकी हैं, आपको पता है बहुत ही यंग अवस्था में ही बहुत यंग में शादी हो जाती थी, तो मान लीजिए वो विडो भी हो जाती थी, तो फिर क्या होता था, उनका पूरा जीवन तो व्यर्थ हो जाता था, क्योंकि पति चला गया तो उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद। तो इसलिए इन दो गवर्नर जनरल्स, स्पेशली कौन, बेंटिक, विलियम बेंटिक और लॉर्ड हार्डिंग ने इस तरह के नियम, इस तरह के कानून बनाए कि अब क्या है, अब विडो रिमैरिज हो पाएगी। द गवर्नमेंट एक्टेड आफ्टर पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर एंड अदर रिफॉर्मर्स carried on a prolonged agitation in the favor of the measure. The immediate effects of the act were negligible. देखिए ये जो ईश्वर चंद विद्यासागर हैं, ठीक है, वो बहुत बड़े रिफॉर्मर रहे हैं। उन्होंने विडो रिमैरिज के लिए बहुत सारा क्या एक तरह से समर्थन जुटाया और फिर ये एक्ट्स पास हुए। ठीक है, ऑल दीज ऑफिशियल रिफॉर्म्स टच्ड नो मोर देन द फ्रिंजेस ऑफ द इंडियन सोशल सिस्टम एंड डिड नॉट अफेक्ट द लाइव्स ऑफ वाज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। ये जो सुधार लाए जा रहे थे, ये एक तरह से लोगों में क्या कर रहे थे, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कुछ ही उसमें लोग एक्सेप्ट कर रहे थे जो उनकी चेतना थोड़ी सी बढ़ चुकी थी। अदरवाइज़ वो ऑर्थोडॉक्स, बाकी सारे इंडियंस क्या थे, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के थे, बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के थे, तो वो इन सब कुरीतियों का क्या करते थे, समर्थन करते थे। ठीक है, इट वाज परहैप्स नॉट पॉसिबल फॉर अ फॉरेन गवर्नमेंट टू डू मोर। बता रहे इससे ज़्यादा फॉरेन गवर्नमेंट कर भी क्या सकती थी। ठीक है, अब देखिए स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन देख लीजिए, कैसे कैसे मॉडर्न एजुकेशन का विस्तार हुआ वो देखिए। द ब्रिटिश वर मोर सक्सेसफुल इन द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ऑफ कोर्स द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन वॉट नॉट सोनली द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, द क्रिश्चियन मिशनरीज एंड अ लार्ज नंबर ऑफ इनलाइटेंड इंडियंस ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। गवर्नमेंट ने तो किया ही किया, जो मिशनरीज आई थी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी, उन्होंने भी क्या एजुकेशन को एक तरह से विस्तार देने में सहयोग किया। यहाँ के जो रिफॉर्मर्स थे, यहाँ के जो बुद्धिजीवी थे, वो तो कर ही रहे थे, इन्होंने भी साथ दिया। फॉर द फर्स्ट 60 years ऑफ इट्स डोमिनेशन इन इंडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनी, अ ट्रेडिंग profit making concern, took little interest in the education of its subject. There were, however, two very minor exceptions to this policy in 1781, wherein Hastings set up the Calcutta madrasa। ठीक है, मदरसा होते हैं ना, उसमें मुस्लिम्स में, जहाँ पे मुस्लिम्स बेसिकली जहाँ एजुकेशन लेते हैं, उसकी बात हो रही है। फॉर द स्टडी एंड टीचिंग ऑफ मुस्लिम लॉ, वही जो मैंने बताया, एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। 1781 में वेरेन हेस्टिंग क्या कर रहे हैं, मदरसा की इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड 1791 में क्या हो रहा है, जोनाथन डंकन स्टार्टेड संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी। तो 1791 में कौन कर रहे हैं, जोनाथन डंकन ने एक संस्कृत कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट किया, जो कि कहाँ था, वाराणसी में था। वेयर ही वॉज अ रेजिडेंट फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू लॉ एंड फिलोसफी, जहाँ पे हिंदू लॉ फिलोसफी पढ़ाई जाती थी। बोथ दिस इंस्टीट्यूशंस वर डिजाइन टू प्रोवाइड रेगुलर सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड इंडियंस टू हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ इन द कोर्ट्स ऑफ द कंपनी। यानी कि ये सारी चीज़ें इसलिए भी की जा रही थी ताकि उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स मिल सके, ताकि उनकी जो मतलब उनकी जो एक तरह से जो कंपनी ने पूरा सिस्टम बनाया था, उसमें उनको लोग मिल सकें, ताकि ये सारी चीज़ें मतलब मॉडर्न एजुकेशन करेंगे, वो शिक्षित होंगे तो उनको अच्छे नौकर मिल सकेंगे, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, missionaries and their supporters and many humanitarians soon began to exert pressure on the company to encourage and promote modern secular westernized education in India। मिशनरीज़ ने, ठीक है, और बहुत सारे जो मानवतावादी लोग थे, उन्होंने इस तरह मतलब एक तरह से ब्रिटिशर्स पे, कंपनी पे एक तरह से प्रेशर क्रिएट किया कि आप ऐसे कॉलेजेस, ऐसे
चीज़ें खोलें जिससे मॉडर्न एजुकेशन वेस्टर्न आइडियाज़ को बल मिल सके, ठीक है। वाइल द ह्यूमैनिटेरियंस इंक्लूडेड मैनी इंडियंस बिलीव दैट मॉडर्न नॉलेज वुड बी बेस्ट रेमेडी फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इल्स ऑफ द कंट्री, यानी कि जो ये सारे मानवतावादी लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, वो ये समझ रहे थे कि जो इस देश में जितना भी इविल है, यानी कि जितनी भी बुराई है, वो इसलिए भी है कि ये एजुकेटेड नहीं है। जब एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन पहुँचेगी तब उनको पता चलेगा कि वो कितनी कुरीतियों में जी रहे हैं और वो कितना नीचे हैं, सोच के मामले में कितना नीचे हैं। तो इस तरह जब उनको मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, दुनियादारी का ज्ञान दिया जाएगा, तब उनको समझ में आएगा कि ये कितना गलत ये सब हो रहा है देश में, ठीक है। मॉडर्न साइंस को इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को जानेंगे, ठीक है, तो तभी क्या होगा, सोशो इकोनॉमिक जो डिसबैलेंस है, इम्बैलेंस जो क्रिएट हो गया है, वो हटेगा, ठीक है। आगे जानते हैं। A humble beginning was made in 1813 when the Charter Act incorporated the principle of encouraging learned Indians and promoting the knowledge of modern sciences in the country. वही 1813 में क्या हो रहा है, चार्टर एक्ट बन रहा है जिसमें क्या इंकॉर्पोरेट किया गया है कि जो लर्नड इंडियंस यानी जो बुद्धिजीवी इंडियंस हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको और ज़्यादा नॉलेजेबल बनाया जाएगा, मॉडर्न साइंसेस को बढ़ावा मिलेगा कंट्री में, ठीक है। द एक्ट डायरेक्टेड द कंपनी टू स्पेंड द सम ऑफ 1 लाख ऑफ रुपीज़ फॉर द पर्पज, 1 लाख रुपए की राशि इसमें खर्च होगी। बट इवन दिस पेटी अमाउंट वॉज नॉट मेड अवेलेबल बाय द कंपनी अथॉरिटीज टिल 1823। लेकिन ये सब चीज़ें प्रावधान कर दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी 1823 तक अभी ऐसा कुछ मतलब कॉन्क्रीट वे में नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फॉर ईयर्स अ ग्रेट कंट्रोवर्सी रेज्ड इन द कंट्री ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डायरेक्शन दैट दिस एक्सपेंडिचर शुड टेक, while one section of the opinion wanted it to be spent exclusively for the promotion of modern Western studies. Others desired that while Western sciences and literature should be taught to prepare students to take up jobs, emphasis should be placed on the expansion of traditional Indian learning. कुछ लोग चाह रहे थे कि इस तरह की एजुकेशन दे के मॉडर्न जॉब्स क्रिएट किया जा सकें, यूथ को जॉब्स मिल सके। कुछ ये चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे कि ये वेस्टर्न लर्निंग क्या करेगा, एक तरह से ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग को कम कर देगा, लेकिन वो क्या चाह रहे थे, इनकी ट्रेडिशन आगे बढ़े, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इवन अमंग दोज हु वांटेड टू स्प्रेड वेस्टर्न लर्निंग डिफरेंस अरोज ऑन द क्वेश्चन ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी अडॉप्टेड इन मॉडर्न स्कूल्स एंड कॉलेजेस। फिर इस बात पे पेज क्या फंस गया कि मीडियम इंस्ट्रक्शन क्या होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, क्या होगा, संस्कृत होगा। तो इस पर पेज फंस गया कि मॉडर्न एजुकेशन कैसे दी जाएगी, किस भाषा में दी जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, सम रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, कुछ ने रिकमेंड किया कि इंडियन लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाए, कॉल्ड वर्नाकुलर्स एट दैट टाइम, जो उनकी मूल भाषाएं थी उसको बोलते हैं, फॉर द पर्पज़, वाइल द अदर्स एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ इंग्लिश। कुछ लोगों ने उनकी मूल भाषाओं को, मतलब जो जहाँ का निवासी उसकी उसी भाषा में उनको ज्ञान दिया जाए। कुछ ने क्या किया, इंग्लिश का प्रोपेगेशन हो, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करके उनको मॉडर्न एजुकेशन दी जाए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ कन्फ्यूजन ऑन दिस क्वेश्चन, बहुत सारा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो गया। मैनी पीपल फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंग्लिश एज अ मीडियम एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट फॉर द स्टडी। कुछ लोग को यही कन्फ्यूजन हो गया कि इंग्लिश एज अ मीडियम ले रहे हैं या इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एंड बिटवीन इंडियन लैंग्वेजेस एज मीडिया एंड ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग एज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ठीक है। The two controversy was settled in 1835 when the government of India had decided to devote the limited sources it was willing to spare to the teaching of Western sciences and literature through the medium of English language alone. तो फिर इन्होंने क्या किया, एक तरह से मीडियम क्या रखा, इंग्लिश रखा, ठीक है। Lord Macaulay, who was a law member of the Governor General's Council, argued in a famous minute that Indian language were not sufficiently developed to serve the purpose and that Oriental learning was completely inferior to European learning. वो ये समझ रहे थे कि यहाँ की जो लैंग्वेज एक इन्फीरियर है, ठीक है, वो इतनी सक्षम नहीं है कि वेस्टर्न एजुकेशन को पूरी तरीके से दे पाए। तो उन्होंने किस पे फोकस किया कि जो यूरोपियन लैंग्वेज है वो ज़्यादा सशक्त है, जब उसको ज़्यादा बल दिया उन्होंने। It is to be noted that while Macaulay's views betrayed prejudice against and ignorance of India's past achievements in the realm of science and thought, he was on solid ground when he held European knowledge in the fields of physical and social sciences to be superior to the existing Indian knowledge, which, though advanced at one time, had stagnated too long and lost touch with reality.
That is why the most advanced Indians of the time, led by Raja Ram Mohan Roy, fervently advocated the study of Western knowledge, which was seen by them as key to the treasure of scientific and democratic thought of the modern West. देखिए राजा राम मोहन रॉय जो वेस्टर्न एजुकेशन के पुरजोर समर्थक थे, वो ये चाहते थे कि जो इंडिया के लोग हैं वो क्या करें, वेस्टर्न एजुकेशन भी लें, और उन्होंने बहुत उसकी एडवोकेसी भी की. They also realized that traditional education had bred superstition, fear and authority. एक तरह से उसने क्रिएट की सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास क्रिएट किया. ठीक है, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी वो ये सब फैला रही थी, अंधविश्वास, ठीक है, भय, और एक तरह से अपनी शक्ति, अथॉरिटी का भी वो बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रही थी. ठीक है, इन अदर वर्ड्स दे रियलाइज दैट द सैल्वेशन ऑफ द कंट्री ले इन गोइंग फॉरवर्ड एंड नॉट लुकिंग बैकवर्ड. उन्होंने समझ लिया था कि सैल्वेशन यानी मुक्ति तभी पॉसिबल है जब हम आगे बढ़ेंगे, ना कि पीछे देखेंगे. इनफैक्ट नो प्रोमिनेंट इंडियन ऑफ द 19th and 20th सेंचुरी डेविएटेड फ्रॉम दिस अप्रोच. ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है. The government of India act quickly, particularly in Bengal, on the decision of 1835 and made English the medium of instruction in its school and colleges. 1835 के एक्ट से बंगाल में क्या हो रहा है, इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया गया है, सारी एजुकेशन इंग्लिश में दी जा रही. इट ओपनड अ फ्यू इंग्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस इंस्टेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स. दिस पॉलिसी वॉज लेटर शार्पली क्रिटिसाइज फॉर नेग्लेक्टिंग द एजुकेशन ऑफ द मासेज. इससे क्या हुआ, जो मासेस उससे जुड़ नहीं पाया, जो आम जनता है वो उससे जुड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन उनको समझ में नहीं आ रही थी इंग्लिश में, इस वजह से हो सकता है. इन fact, the emphasis on the opening of the institutes and modern and higher education was not wrong. If for nothing else, a large number of schools and colleges were needed to educate and train teachers for elementary schools, but along with the spread of higher education, the education of the masses should have been taken in hand. वो ये समझ रहे थे जब तक masses को नहीं एजुकेट किया जाएगा तब तक ये पूरा देश कैसे फिर एजुकेट होगा. मान लीजिए गिने चुने लोग ही एजुकेट हो जाएंगे तो बाकी लोग को कौन समझाएगा. तो इसलिए वो एक तरह से इस पर भी जोर दे रहे थे कि मासेस को भी एजुकेट किया जाए. ठीक है, this the government would not do, as it was not willing to spend more than an insignificant sum of an education. एक देखिए, एक इसमें एक रोड़ा ये भी आ रहा था कि वो बहुत सारा पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे थे एजुकेशन में, वो एक लिमिटेड सोर्स को ही लेके चल रहे थे, लिमिटेड पैसे को ही लेके चल रहे थे. टू मेक अप फॉर द पॉसिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, द ऑफिशियल टुक रिकोर्स to the so called downward filtration theory. This since the allocated funds could educate only a handful of Indians. ये जो फंड्स क्रिएट हो रहे थे जिनसे क्या हो रहे थे, कुछ ही मुट्ठी भर ही लोग मतलब इंडिया में एजुकेट हो पा रहे थे. It was decided to spend the money in educating a few persons from the upper and middle classes who were expected to assume the task of educating the masses and spread modern ideas among them. इन्हीं लोग को एजुकेट करके फिर वो ये चाह रहे थे कि यही जो चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, ये फिर मासेस को एजुकेट करें. ठीक है, एजुकेशन एंड मॉडर्न आइडियाज वर दस सपोज टू फिल्टर और रेडिगेट डाउनवर्ड्स फ्रॉम द अपर क्लासेस. ठीक है, ये फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, इसीलिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी से कहा गया. दिस पॉलिसी कंटिन्यूड अंटिल द वेरी एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल. इट मे ऑल्सो बी पॉइंटेड आउट हियर दैट even though education did not percolate downwards, modern ideas did to a large extent, though not in the form desired by the rulers. Through political parties, the press, the pamphlets, literature and the public platform, though not through schools and textbooks, the educated Indians or the intellectuals spread ideas of democracy, nationalism and anti-imperialism. ये सारा चीज़ उन्होंने किया. And social and economic equality and justice among the rural and urban masses. If the educational system acted as a carrier for these ideas, it did so indirectly by making available to the recipients some of the basic literature in the physical and social sciences and humanities, thus stimulating their capacity to make social analysis. देखिए, जब वो एजुकेट हो पा रहे हैं तो सोशल एनालिसिस भी कर पा रहे हैं, सारे जो सोशल इकोनॉमिक ये सारे जो फैक्टर्स हैं उन पे वो स्ट्रेस दे रहे हैं क्या क्या इंडिया में हो रहा है और कैसे कैसे मासेस इससे प्रभावित भी हो रहा है. ठीक है, द वुड डिस्पैच सबको पता है, द डॉक्यूमेंट डिस्पैच फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड पॉपुलरली नेम्ड आफ्टर सर चार्ल्स वुड, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ 1854 में ये आ रहा है. ठीक है, वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. तो मॉडर्न एजुकेशन को लेकर आ रहा है, तो एक तरह से ये इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को भी प्रमोट कर रहा है. द डिस्पैच आस्क्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ for the education of the masses. It thus repudiated the downward filtration theory, at least on paper.
एटलीस्ट पेपर में इसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को एक तरह से बर्खास्त टाइप का कर दिया, ठीक है। अब देखिए आगे जानिए, इन प्रैक्टिस द गवर्नमेंट डिड लिटिल टू स्प्रेड एजुकेशन एंड स्पेंड वेरी लिटिल, बहुत ही थोड़ा अंश में वो खर्च कर रहे थे एजुकेशन में। एज अ रिजल्ट ऑफ द डायरेक्शन गिवन बाय डिस्पैच, ये जो वो डिस्पैच लेकर आए थे, डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन वॉज इंस्टीट्यूटेड इन ऑल प्रोविंसेस एंड एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ वॉज सेटअप इन 1857 पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, बंकिम चंद्र चटर्जी द फेमस बंगाली नोवेलिस्ट बिकेम इन 1858 वन ऑफ द फर्स्ट टू ग्रेजुएट्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये पहले 2 ग्रेजुएट्स जो हुए थे 1858 में, उनमें से बंकिम चंद्र चटर्जी फर्स्ट थे, उनमें से एक थे, ठीक है। फॉर ऑल द लाउड क्लेम्स दैट इट मेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया under the company and later under the crown did not really take serious interest in spreading western education or any other learning, बहुत सीरियसली नहीं थे ये ब्रिटिशर्स, उन्होंने फिर धीरे धीरे ही सब चीज़ें की, ठीक है। Even the limited effort that was made was the result of the factors which has little to do with the philanthropic motives, यानी कि जो philanthropy जो करते हैं, यानी कि एक तरह से philanthropy समझते हैं ना, जो जैसे कि आपके अभी जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है रतन टाटा जी, बहुत बड़े philanthropist थे, यानी कि वो कॉमन कॉज के लिए यानी सोशल कॉज के लिए बहुत सारा पैसा देते हैं ताकि मानव कल्याण हो सके, ठीक है। मानवता के लिए जो कल बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की जा सकती हैं, जैसे एजुकेशन पे खर्च किया जाए, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, ये सारे इस्टेब्लिशमेंट हो, ट्रीटमेंट में उनका हेल्प, उनके पैसे का हेल्प हो सके, ये सारी चीज़ें ना, और ये सारी चीज़ें होती रही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखिए ये जो मिशनरीज़ ही बहुत अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं एजुकेशन के मामले में। कन्वर्ट तो करने आई थी, वो अपना एजेंडा लेकर के आई थी, वो ये चाह रही थी कि ये जो एजुकेट हो जाएंगे तो उनको दिखा रहे थे हम तुम्हें एजुकेट कर रहे हैं, तुम्हारा भला कर रहे हैं, ये साथ साथ में वो कन्वर्ट भी कर रहे थे ताकि उनका क्रिश्चियनिटी फले फूले, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हो रही थी, ठीक है। अब आप देखिए इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं, इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म देख लीजिए क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए द ब्रिटिश wanted to use modern education to strengthen the foundation of their political authority in India, वो चाहते थे कि हमारी पॉलिटिकल जो ज़मीन है वो तैयार हो सके। द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन ग्रेजुअली विदर्ड अवे फॉर द लैक ऑफ ऑफिशियल सपोर्ट एंड इवन मोर बिकॉज ऑफ द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ इन 1844 दैट एप्लीकेंट्स फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट शुड पजेस नॉलेज ऑफ इंग्लिश। 1844 में क्या हो रहा है कि अगर गवर्नमेंट में आपको जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ये एक तरह से कंपलसरी हो गया था। दिस डिक्लेरेशन मेड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वेरी पॉपुलर एंड कंपेल्ड मोर एंड मोर स्टूडेंट्स टू अबैंडन द ट्रेडिशनल स्कूल्स। इससे क्या हुआ कि जो पारंपरिक स्कूल चले आ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल कल्चर वगैरह पढ़ाते थे, जो ट्रेडिशनल नॉलेज दे रहे थे, उनकी कमी आ गई, इंग्लिश एजुकेशन का प्रभाव बढ़ गया। मेजर वीकनेसेस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम वॉज द नेग्लेक्ट ऑफ मास एजुकेशन, यानी मैंने पहले भी बताया मास एजुकेट को ना करके वो चंद इंडियन को एजुकेट कर रहे थे, उनको अपना कार्य पूरा करना था ब्रिटिशर्स को, उनको इसकी नहीं पड़ी थी कि इंडिया में लोग एजुकेट हों, ठीक है। was hardly better in 1921 than in 1821 as many as 94% of Indians were illiterate। देखिए इसमें 94% इंडियंस इलिटरेट हैं, कितना बचा 6% बचा वही इलिटरेट थे, ठीक है। The emphasis on English as a medium of instruction in place of Indian language also prevented the spread of education to the masses। इंडियन लैंग्वेजेस का यूज़ करके वो इंग्लिश को एज अ मीडियम ले रहे थे, इसकी वजह से भी क्या हुआ, ज़्यादा चंक ऑफ पॉपुलेशन इससे दूर रह गया, एक तरह से वंचित रह गया एजुकेशन के मामले से, ठीक है। इट फर्दर टेंडेड टू क्रिएट अ वाइड लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल गल्फ बिटवीन द एजुकेटेड पर्सन्स एंड द मासेस। एक तरह से खाई सी बन गई, ठीक है, जो एजुकेटेड इंडियंस हैं और जो अभी नहीं एजुकेट हो पाए हैं उनके बीच में। मोर ओवर बिकॉज स्टूडेंट्स हैड टू पे फीस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एजुकेशन वॉज क्वाइट कॉस्टली एंड बिकेम अ वर्चुअल मोनोपॉली। एक तरह से एजुकेशन महंगी भी थी, तो एक तरह से वो मोनोपॉली से क्रिएट हो गई, ठीक है, एकाधिकार जिसे बोलते हैं। ऑफ रिचर क्लास, यानी रिच लोग ही इसको एक्सेस कर पा रहे थे, पुअर इंडियंस क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फॉर नियरली 100 years इट वॉज सो वेरी लिमिटेड दैट इट फेल्ड टू इवन compensate for the ruin of the traditional educational system. A major lacuna in the early education policy was almost total neglect of education of girls। मेजर lacuna क्या था कि एजुकेशन ऑफ गर्ल्स पे ध्यान ही नहीं दिया गया, ठीक है, विच नो फंड्स फॉर अलॉटेड, इनके लिए फंड ही नहीं क्रिएट किया जा रहा था। दिस वॉज पार्टली ड्यू टू गवर्नमेंट्स एंजाइटी नॉट टू हर्ट द ससेप्टिबिलिटीज ऑफ द ऑर्थोडॉक्स, यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स हैं ना, जो एक तरह से पुरानी कुरीतियों को लेकर चलते हैं,
रीतियों को लेकर चलते हैं, वो क्या चाहते थे कि एजुकेशन ऑफ गर्ल हो ही ना, ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई. इवन मोर इट वॉज बिकॉज फीमेल एजुकेशन लैक्ड इमीडिएट यूजफुलनेस इन द आइज ऑफ द फॉरेन ऑफिशियल्स सिंस वीमेन कुड नॉट बी एम्प्लॉयड एज क्लर्क्स इन द गवर्नमेंट. उनको यही पता था वुमेन कोई क्लर्क का जॉब तो करेंगी नहीं, इसलिए उनकी एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं दिया गया, ठीक है, उनको एजुकेट ही नहीं किया गया. ओके, दिस रिजल्टेड इन दैट as late 1921 only 2 out of 100 Indian women were able to read and write, and in 1919 only 490 girls were studying in the 4 top forms of high schools in the बंगाल प्रेसिडेंसी. इसमें गिने चुने ही लड़कियां काम पढ़ रही थी, ठीक है. द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो नेग्लेक्टेड साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन. साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन भी एक तरह से नेग्लेक्ट हुआ, उसका सही से प्रचार प्रसार नहीं हुआ. बाय 1857 देयर वर only 3 medical colleges थे in the country at Calcutta, Madras and Bombay. There was only 1 good engineering college at Roorkee, ठीक है, to impart higher technical education, and even this was only open to the Europeans and Eurasians के लिए open था. At the root of many of these weaknesses lay the problem of finance. The government was never willing to spend more than a scanty sum on education. As late as 1886 it devoted only about 1 crore of rupees to education out of its total net revenue of nearly 47 crore. यानी 1886 तक क्या हो रहा है, 1 करोड़ रुपया ही खर्च हो रहा है एजुकेशन पे, ठीक है, जो कि उनकी टोटल नेट रेवेन्यू कितना था, 47 करोड़ था, ठीक है, 1 करोड़ ही खर्च हो रहा है, बाकी 46 करोड़ कहाँ खर्च हो रहा है वो भगवान जाने, ठीक है. तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट हम क्या लेंगे वो बता देते हैं. सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है, ये नेक्स्ट हम कल लेने वाले हैं, शुरू करेंगे. इसमें बहुत सारे रिफॉर्मर्स आएंगे, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विजय, इस तरह के जो हमारे रिफॉर्मर्स रहे हैं वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं. तब तक के लिए आराम से आनंद से पढ़ाई करिए, खुश मन होकर के पढ़ाई करिए. जब मन खुश होगा तो आनंद आएगा पढ़ाई में. कल मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे.